चौंध दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर नजर आ रहा है। उसके लिए किसी शायर ने कहा है, राहें खूबसूरत नजर आ रही हैं, वे तबाही के घर ले जा रही हैं। डॉक्टर साहब जो चर्चा कर रहे थे या जो भी चर्चा की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान विकास का अर्थ माना जाता है टेक्नोलॉजी। वो सभी, जैसे सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं, वैसे सभी प्रकार का विकास फार्मा कंपनियों में जाके गिरता है। मैंने एक दुकान पर देखा था, फैशन के जमाने में गारंटी की इच्छा न करें। आज खरीदो कल फट जाए कपड़ा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फैशन वाला लिया आपने। ऐसे में कहता हूं कि विकास के जमाने में जीने की गारंटी न करें। विकास के सपने हमें इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि हम सब बीमार होवें और हमें पता भी नहीं। मैं इस मोह के जाल में कभी नहीं पड़ता। बड़े बड़े हाईवे बन जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी आधुनिक तकनीक आ जाएंगी, लेकिन जिसके लिए तकनीक बनाई जा रही है वो बचने वाला नहीं। उसका उपयोग कौन करेगा? ये सड़कें सुनसान होंगी। अभी देख रहे हैं आप, काफी दिन से मौसम कैसा चल रहा है। जिनके पास खेती नहीं, उनको नहीं पता है किसान का दर्द क्या होता है। 4 महीने से परिश्रम किया, कर्ज लेकर के बीज डाला, खाद डाला, ओला गिरा, वर्षा हुई, समाप्त हो गया, उसका क्या होगा उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं। और सारे विनाश की जड़ है ये विकास। अगर मैं पूछना चाहता हूं, हम सुविधाओं का उपयोग क्यों करना चाहते हैं? सुविधा किस लिए? इसलिए कि सुविधा से सुख मिले। अगर सुविधा से सुख नहीं मिलता, दुख पैदा होता है, तो वो सुविधा हमारे लिए कोई काम की नहीं। कान का कुंडल हमारे कान को फाड़ दे तो उस कान का कुंडल उतार के फेंकना ही उचित है। अगर कोई व्यक्ति भोजन क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसकी भूख मिटे। लेकिन ऐसा भोजन हो जिससे कभी भूख न मिटे, स्वादिष्ट बहुत हो, उसको कितने लोग करेंगे? कब तक करेंगे? विकास की भूख, इच्छाओं की भूख, सुविधाओं की भूख कभी मिटने वाली नहीं है और सुख मिलने वाला नहीं। जो देश हमारी अपेक्षा बहुत विकसित हैं, उन देशों में क्या हो रहा है? हम अमेरिका का मॉडल अमेरिका हमारे लिए मॉडल है, आदर्श है। जिस अमेरिका में सबसे ज्यादा पागल हैं, आंकड़े देख लीजिए, मेरे पास रखा है, मेंटल डिसऑर्डर के रोगी सबसे ज्यादा दुनिया में अमेरिका में है। कैंसर के रोगी दूसरे नंबर पर अमेरिका है विश्व में। और वो चाहते हैं कि हम भी, भारत देश भी ऐसा ही बन जाए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत अमेरिका से बहुत बड़ा है। अगर उसके अनुपात में हमारे पागल हो जाएं तो क्या होगा? उसके अनुपात में हमारा कैंसर हो जाए तो क्या होगा? ये होगा, फार्मा कंपनियों की इनकम बहुत बढ़ जाए, नए नए वायरस आ रहे हैं। इस धरती का सबसे बड़ा वायरस है बिल गेट। जब से ये व्यक्ति फार्मा कंपनी में आया, जब से वायरस आ रहे हैं। जब से ये व्यक्ति फार्मा कंपनी आया, जब से नपुंसकता, बांझपन बढ़ रहा है। अब संतान पैदा करने के लिए कहा जा रहा है, लैब में पैदा होंगी संतान, 30,000 एक साथ बच्चे पैदा होंगे। वो बच्चे नहीं होंगे, रोबोट होंगे, रोबोट उनके गुलाम पैदा होंगे। उसको हम कह रहे हैं विकास। जब दुनिया में डॉक्टरों की संख्या बढ़े तो समझा जाए कि रोग बढ़ रहे हैं।
अगर डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से रोग कम हो रहे हैं तब तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ना उचित है। जितनी दवाइयों के आविष्कार हुए, जितनी वैक्सीन के आविष्कार हुए, रोग उतने ही बढ़े। वैक्सीन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तब तो अमेरिका में बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं, निरंतर वैक्सीन की संख्या अधिक क्यों हो रही है? मैंने दिसंबर में जब कोरोना की चर्चा हुई, टीवी पर आने लगा, ऐसा लगने लगा कि नए 1 जनवरी को वापस लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। 37 प्रश्न पूछे, माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि मैं आपके माध्यम से दुनिया के वैज्ञानिकों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिनको आप एक्सपर्ट बता रहे हैं उनसे चाहता हूं। और अंतिम सुझाव यह था, 37वां यह था, वो 36 प्रश्न से 37वां सुझाव था कि जो भी रोग का प्रचार कर रहे हैं 2-3 साल से, चाहे वो एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, मीडिया वाले हो, उन सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ। वो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, दूध का दूध पानी हो जाएगा। मेरे पास 5 फोन आए दिल्ली से कि आपके सजेशन दिए आपने, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा सजेशन नहीं है, प्रश्न है। उनका उत्तर कि सॉरी, हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने उसमें एक प्रश्न ये भी था, बिल गेट न तो डॉक्टर है न कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर को पता नहीं चलता, बिल गेट वहां से बोलेगा कि अब ये लहर आ रही है। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे, मीडिया वाले बोलेंगे, फिर बार बार डॉक्टर बोलेंगे, ये क्या है? मैंने ये भी पूछा कि G20 आर्थिक मंच है, भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय संस्था है, भारतीय स्टेट बैंक ये कैसे कहती है अब दूसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर है? उसको कैसे पता चलता है? क्या स्टेट बैंक में डॉक्टर बैठे? ICMR का डायरेक्टर बोले तब तो ठीक है। ये हो क्या रहा है? 5 फोन में कहीं क्लोज करें फाइल, मैंने कहा नहीं, क्लोज नहीं करिए, आगे बढ़ाइए। उत्तर चाहिए, उत्तर तो नहीं मिले पर कोरोना अवश्य बंद हो। फिर वो वायरस आया, अमेरिका का जो वायरस जिसकी मैं कह रहा हूं, अभी घूम के गया, उसके लिए सारी दुनिया स्वच्छंद अभयारण्य है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी देश के PM से मिल सकता है, या रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिल सकता है, पूसा के जो कृषि का इंस्टीट्यूट वहां मिल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और जाने के बाद चर्चा शुरू होगी, एक दूसरा कौन सा वेरिएंट, एक और नया वायरस आ रहा है। क्या हम लोगों में बुद्धि नहीं है? हम पूछ क्यों नहीं सकते सरकार से कि वायरस कहां से आ रहे हैं? बिजली वाले बताते हैं 3 घंटे बाद बिजली आएगी, और आज के एक्सपर्ट बताते हैं फलां दिन चौथी लहर आएगी, 5वीं लहर आएगी। ये कोई आज तक हुआ क्या? कभी किसी ने भविष्यवाणी की क्या? ये जो पर्यावरण आ जा रहा है, ये सूचना प्रौद्योगिकी, मैंने डामोर साहब हमारे यहां सबसे पहले पधारे थे, मैंने 2009 में कहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी विश्व को तबाह कर देगी। जितना रेडिएशन भर गया है, उस रेडिएशन को हम नहीं सहन कर पाएंगे। उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या है, वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, 5G, 4G, 5G, 6G, आप प्रसन्न होते हैं, लोग कहेंगे आप भी प्रचार करते हैं। हां, शांति की स्थापना के लिए देवों ने भी हथियार उठाए थे, ये एक युद्ध है। हमें केवल आपको अपना संदेश सुनाने के लिए व्यवस्था में मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग करना पड़ता है, अन्यथा मेरी इच्छा होती है कि मैं इसको किसी को उपयोग नहीं करूं। ये सब नेचुरल नहीं है। सूर्य की, चंद्रमा की, तारों की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये नेचुरल है।
रेडियो वेव का ये जाल है, समुद्र है जिसमें हम डूब रहे हैं, वो नेचुरल नहीं है। ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण होगा। कुछ दिन पहले अमेरिका के एक्सपर्ट ने कहा भारत में कैंसर की सुनामी आने वाली है। ये विशाल जी बताते रहे। सुनामी लाने वाले वो हैं और हम मूर्ख उनके अनुयायी हैं। सिलिकॉन वैली वाले लोग अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। 14 साल तक बिल गेट ने नहीं दिया। मैंने पढ़ा, मेरे पास है ये। लेकिन हमारे यहां प्रधानमंत्री जी विदेश में कहते हैं कि पहले हमारे देश के बच्चे गेंद से खेलते थे, आज माउस से खेलते हैं। वो सुनकर के मुझे शर्म आई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि हम बिछड़े थे, आपने हमें अग्रणी बना दिया, विकसित कर दिया। हमारे देश क्या करता था मैं कल बताऊंगा। तो जितने भी एक एक टेक्नोलॉजी ले लें आप, मैं मकान से लेता हूं। सारी दुनिया में मकानों के नक्शे, मकानों की बनावट, सारा ये आर्किटेक्चर एक जैसा क्यों है? कौन है इसके पीछे? अपने घर में जिसके घर में चिकना फर्श चाहिए, चेहरा भी दिखे, फैशन। और वो फर्श की फैशन क्यों चली? ध्यान दीजिए, ताकि उस पर लोग फिसले, कूले टूटे, डॉक्टरों की कमाई हो, फार्मा कंपनियों की कमाई हो, और सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी कमाई। इसका फिर आइए, इस धर्मशाला में पहले कुछ नॉन एसी कमरे भी थे, सब एसी कर दिए। क्यों? ताकि लोग अधिक से अधिक बीमार हो सके। जब कोरोना आया था तो एसी वालों ने खिड़कियां तोड़वा के जालियां लगवाई थी, बहुत सारे, जो एक पैक मकान थे कि शुद्ध हवा चाहिए। तो एसी क्या करता है? संक्रामक रोग इसमें ज्यादा फैले, बहुत सारी बातें हैं। पर्यावरण को प्रदूषित तो करता ही है। सीट सारी विदेशी शौचालय की। क्यों? ताकि आप यूरिनल इन्फेक्शन के ज्यादा से ज्यादा शिकार हो सके। इस सीट वाले शौचालय में मूत्र संक्रमण की आशंका ज्यादा होगी। बैठना कुर्सी पर, शौच जाना कुर्सी पर, खाना खाना कुर्सी पर, गाड़ी में कुर्सी पर, खाना बनाना खड़े होके, घुटनों से तो काम ही नहीं लिया, फिर घुटने खराब होंगे, फिर घुटना प्रत्यारोपण करवाओ, पैसा तो उनको मिलेगा ना। इसका भी लिंक वहीं से। सारे फर्टिलाइजर इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि अधिक से लोग कैंसर से पीड़ित हों, और एक बार जो कैंसर से पीड़ित हो गया, लाखों रुपए दे के जाएगा फार्मा कंपनी और डॉक्टरों को। मरेगा तो अलग, लेकिन तो तुरंत नहीं मरेगा। सारा घर बेच करके उन कंपनियों को दे के जाएगा। इसलिए तो ये लाया गया। इस सारा इंटरनेट वगैरह क्यों हमें भी ये चकाचौंध दिखा? ताकि सभी लोग कैंसर से पीड़ित हो सके। उज्ज्वला योजना, घर में चूल्हे जलते थे, लकड़ी जलती थी, अब कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। मैं पूछता हूं, जब तक दुनिया में चूल्हे जलते थे तब तक वायु प्रदूषण ज्यादा था कि अब ये गैस के बाद वायु प्रदूषण बढ़ा? सीएनजी के विषय में तो स्वयं CSIR गवर्नमेंट की संस्था कहती है कि सीएनजी का प्रदूषण डीजल पेट्रोल से भी अधिक घातक है, कैंसर से। गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट में लिखा है, कहा है। जो हमें स्वच्छ दिख रहा है वो प्रदूषण नहीं है, यह मानना हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है। पत्थर सबको दिखता है, पत्थर से ज्यादा मार राइफल की गोली करती है, वो दिखती नहीं है, जाती हुई दिखेगी नहीं, लेकिन मार ज्यादा करेगी। हमने स्पेस को इतना प्रदूषित कर दिया। मैं पूछा करता हूं, इसमें भी प्रश्न है, 17 प्रश्न मैंने क्लाइमेट चेंज पर अभी प्रधानमंत्री जी को लिखे कि इन प्रश्नों को G20 देशों की मीटिंग में उठाइएगा कि जो रेडिएशन फैलाया जा रहा है, क्या दुनिया के किसी साइंटिस्ट ने इस रेडिएशन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोटोन की संरचना और उसकी प्रॉपर्टी को ठीक ठीक जान लिया है क्या? और जिस स्पेस में ये रेडियो वेव गमन करती हैं, क्या उस स्पेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को पहचान लिया है क्या? नहीं पहचाना है तो इनका अंधाधुंध प्रयोग क्यों हो रहा है? ये उसी प्रकार की मूर्खता है जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता है, कभी नहीं देखी और रोड भी नहीं जानता, रोड कैसा, उसमें बैठ करके कोई भी व्यक्ति गाड़ी रोड पर नहीं चलाए। गाड़ी के बारे में जानेगा, रास्ते के बारे में जानेगा, तभी गाड़ी चलाएगा। लेकिन हम इस फोटोन की रचना को साइंटिस्ट आज तक नहीं जाने, और जिस रोड पर गमन करती स्पेस में उसकी रचना को भी आज तक नहीं जाने, तो इनका प्रयोग हमारे लिए हानिकारक ही होगा, लाभदायक कभी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो सूर्य की किरणों के लिए भी ये बात लागू हो रही है। सूर्य के फोटोन्स को भी हम उनके स्ट्रक्चर को नहीं जानते, स्पेस को भी नहीं जानते, तब इनका तो प्रयोग कर रहे हैं। इनका प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इनमें तो हम पैदा हुए हैं, हम वायुमंडल के दबाव में पैदा हुए हैं, इसलिए इस दबाव को कम कर दे तो भी हम मरेंगे और बढ़ा दे तो भी मरेंगे। जिसमें पैदा हुए हैं वो सहन करने के लिए हमारा शरीर डिजाइन किया गया है, लेकिन जिसमें हम रेडियो वेव्स में पैदा नहीं हुए हैं और जो हो रहे हैं, उन बच्चों की स्थिति, उनके डीएनए डैमेज होंगे। रिसर्च है, बहुत सारे हैं मेरे पास, ये रिसर्च, उनका डीएनए चेंज होगा, नपुंसकता आएगी, बांझपन आएगा, कैंसर पैदा होंगे, बहुत सारे रोग पैदा होंगे। क्या हम यही चाहते हैं कि हम ऐसा हो? आप कहेंगे काम कैसे चलेगा? आज अगर सेना को छोड़ करके अन्यत्र सर्वत्र बंद कर दिया जाए तो कोई प्रलय आने वाला नहीं, क्योंकि देश की सुरक्षा पहले। और दूसरी बात यह है कि इन सब के प्लेटफॉर्म, इन सब के मंच हमारे हाथ में नहीं। गूगल है, फेसबुक है, जो भी है, हमारे हाथ में क्या है? सारा कंट्रोल तो वहां से हो रहा है ना, विदेश से। आधार कार्ड से जोड़ देना, सुविधा हो जाएगी। ये सब जोड़ के सारी अपनी जानकारियां हम उन लोगों को क्यों दे रहे हैं जिन्होंने हमें 200 वर्ष तक लूटा? हमें नहीं, सारी दुनिया को लूटा। यरूशलेम से चले 100 देश बसा लिए, करोड़ों लोगों का कत्ल करके, उन्हें गुलाम बना करके हम उनके हाथ में अपनी लगाम क्यों दे रहे हैं? अपना गला उन नरभक्षियों के गला हाथ में क्यों दे रहे हैं? नरभक्षी इसलिए कह रहा हूं, कोरोना के समय में इंटरनेशनल कोर्ट में केस दायर किया गया बिल गेट्स के खिलाफ और 5 व्यक्तियों के खिलाफ मास मर्डर का केस। ओहियो कोर्ट में इनके खिलाफ केस दायर किया और बताया कि इनका वुहान में इन्हीं का पैसा लगा था, हुआ कुछ नहीं। ये व्यक्ति इतने शक्तिशाली हैं, न कोई कोर्ट इन पर काम कर सकता है, न कोई इंटरनेशनल कोर्ट काम कर सकता है, न कोई सरकार काम कर सकती है। और वो अमेरिका का डॉक्टर लिखता है कि अमेरिका की सरकार विवश है। तो क्या वो विवश है इसलिए हम भी व्यवस्था मान लें कि वो विवश है तो हम ही क्या करेंगे? एक बार सरकार ये कह के तो देखे भारत के 140 करोड़ लोगों से कि हम विवश हैं, जनता अगर कुछ कर सकती है तो करे, तो इसी जनता में से क्रांतिकारी खड़े हो सकते हैं। कह के तो देखें, अपनी व्यवस्था बता के तो देखें। लेकिन जब गुलामी में ही गर्व की अनुभूति होती हो, दूसरों से कर्ज लेने में गर्व की अनुभूति हो, तो उसका इलाज क्या है? जब रोग को दवा समझ लिया जाए तो उस रोगी का कोई इलाज नहीं हो सकता। मैंने कभी एक कविता लिखी थी, उसमें 2 पंक्ति थी। आज भारत देश का हर अंग छलनी हो गया, आज भारत देश का हर अंग छलनी हो गया, क्या करूं जब मर जही
क्या करूं जब मर जही, इसकी दवा समझी गई। हे प्रभु अब तो बचा लो, नैया डूबी जा रही। हे प्रभु अब तो बचा लो। चाणक्य ने कहा था, ऋणस्य कर्ता पिता शत्रु। ऋण लेने वाला पिता शत्रु है। और आज सब ऋण में डूबे। इसकी चर्चा तो कल करूंगा। तो मैं कह रहा था, हर टेक्नोलॉजी, अगर आपने सुविधाओं के भोग की इच्छा को कम नहीं किया तो बच नहीं पाए। कहेंगे कि विकास, एक बात सुन लें, अगर किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि यहां से आपको शिवगंज जाना है, घोड़ा गाड़ी में जाना है, कोई खतरा नहीं है। दूसरे कहा जाए कि बढ़िया, कौन सी बढ़िया करोड़ों की गाड़ी हो तो उसमें जाना है, लेकिन एक्सीडेंट अवश्य होगा, तो आप घोड़ा गाड़ी में जाना पसंद करेंगे, कुछ बढ़िया करोड़ों की गाड़ी में जाना पसंद करेंगे। ये कह रहे पैदल जाना भी पसंद करें। तो जब आप ये जान लें कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, उस मार्ग पर चलने से धरती 100 वर्ष भी नहीं चल पाएगी। यह कृत्रिम है जो वातावरण बन रहा है। मैं जब छोटा था, मुझे याद है, मेरे पिताजी भी किसान थे, फसल काटते थे, मशीन नहीं थी, मजदूर लाके कटवाया करते थे। बहुत समय काटने में लगता था, 2-2 महीने खलियान में पड़ा रहता था, बैलों से उनको घुमाया जाता था, और कभी 77 को छोड़ के बाकी कभी फसल नष्ट नहीं हुई। लगभग मशीनों से काटते काटते, मशीनों से अनाज निकालते निकालते भी फसल नष्ट हो रही। कौन उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इसके लिए दुनिया के अरबपति उत्तरदायी हैं। अभी राजस्थान पत्रिका में एक रिपोर्ट है, मैं लाया हूं उसको, उसमें लिखा है कि दुनिया के 135 अमीर लोग, इतना ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, अन्य शेष लोगों की अपेक्षा 90%। उनको कौन रोकेगा? आज कहा जाता है कि जो देश जितनी अधिक ऊर्जा की खपत करता है प्रति व्यक्ति, वह उतना ही विकसित है। और ऊर्जा की खपत करने के लिए पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा खपत, कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, बनाने से पर्यावरण प्रदूषण तो होता ही है। और कोई भी टेक्नोलॉजी बनेगी, उसमें ऑक्सीजन की भी खपत बढ़ेगी। ऑक्सीजन को भी खाएंगे, चाहे वो कोई भी मशीन चलाइए, ऑक्सीजन खाएगी। हम ऑक्सीजन को नष्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारी गैसों को छोड़ रहे हैं, फिर कर हम विकसित हो रहे हैं। हम अपनी मृत्यु, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं, अपनी चिता स्वयं तैयार कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं विकसित हो रहे हैं। आज अमेरिका में मिट्टी के घरों का चलन बढ़ रहा है। अभी कल परसों उन्होंने बताया था, मिट्टी के घरों का चलन आज। और मैं पूछता हूं, 1 अरब 96 करोड़ साल इस पृथ्वी को हुए, मनुष्य को हुए, कितने ही मकान बने होंगे, कितने ही फूटे होंगे, अवशेष नहीं मिलते, कहीं के मिलते महलों। लेकिन जब सीमेंट के भवन 50-60 साल में गिर जाएंगे, तो धरती इस भवनों का बोझ सह नहीं पाएगी। जहां भी मलबा पड़ेगा वहां विनाश होगा, जहर हो जाएगा, खेती काम की नहीं रहेगी। क्या होगा फिर? पर हमें सीमेंट कंपनियों को कमा के देना है, मिट्टी में नहीं रहना है। मैं तो यह सोचा है, संस्थान बनेगा, सीमेंट का प्रयोग न करें, चूने का करें, मिट्टी का करें, गोबर का करें, ईंटों का करें, पत्थर का करें, पर कोई भी ऐसा प्रयोग न करें जिसमें पर्यावरण प्रदूषित हो। हम ही उत्तरदायी हैं। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा? ऐसा लगता है आज मनुष्य ऐसे जी रहा है जैसे कोई किराएदार, बुद्धिमान नहीं, मूर्ख किराएदार। जब 1 महीने बाद उसको मकान खाली करना होता है, या 2-4 दिन बाद खाली करना होता है, उसकी सफाई करना बंद कर देता है, कचरा वगैरह सारा छोड़ के जाता है कि आएगा वो साफ करेगा।
इस धरती को हम कचरा का पात्र बना दिया। समुद्र प्रदूषित, मिट्टी प्रदूषित, खाद्य प्रदूषित। ये अन्न में जहर किसने भरा? फलों में जहर किसने भरा? कौन उत्तरदायी है? हवा में जहर किसने घोला? पानी में जहर किसने घोला? स्पेस में जहर, ये रेडिएशन स्पेस में जहर है। एआई की जो बात करते हैं, ये कभी एआई रावण के पास भी थी? क्या परिणाम हुआ? क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी, वो उसकी चर्चा में कल करूंगा। लेकिन उनके साइड इफेक्ट वो रोकने की उनमें क्षमता भी थी। पर्यावरण प्रदूषण न रावण की टेक्नोलॉजी से हुआ, न महाभारत की टेक्नोलॉजी से हुआ। वो दूसरे कारण थे जिससे विनाश हुआ, अहंकार के कारण विनाश हुआ। तो जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ साल ही जिएंगे? कुछ लोगों ने अपने शुक्राणुओं को चंद्रमा पर इकट्ठा कर लिया है। उन्हें पता है कि धरती मिटने वाली है। वो मिटा करके हमको मार करके वहां भाग जाएंगे, लेकिन हम फिर भी उनको देवता माने बैठे। जब तक आपने ऋषियों को देवता नहीं मानेंगे, कहां ऋषि रहे आपके लिए? कहां है? उसकी चर्चा कल करूंगा। कौन हमारे आदर्श हो गए? हमारे आदर्श वो हो गए जिन्होंने मारा, सताया, कोड़े मारे, गोलियों से भूना, दास बनाया। आज भी दास है, आज भी हम दास हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है, केवल ये दिखावा है। स्वतंत्रता होते स्वतंत्र होते हमारे अंदर आत्म गौरव होता, स्वाभिमान होता। हमारे अंदर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान नहीं है, कोई प्राचीन संस्कृति सभ्यता विद्या का स्वाभिमान नहीं है। इसलिए समय बहुत हो गया है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि आप जो भी साधन प्रयोग कर रहे हो, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, तो उतना ही करें जो बहुत आवश्यक हो। अनावश्यक मनोरंजन, मोबाइल लेके सारा बैठे रहना, कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठे रहना बिना काम के, इसको तो कम से कम बंद कर दो। इसको बंद कर देंगे तो भी 80% कम हो जाएगा। आज के लड़के लड़कियों के क्या हाल है? हम जहर घोल रहे हैं स्पेस में, और अगला जहर मनस्तक, हिंसा की तरंगे, काम की तरंगे, क्रोध की तरंगे, ईर्ष्या की तरंगे, द्वेष की तरंगे। यह भी हमने पत्र में लिखा है कि जो साइंटिस्ट ये मानते हो कि इनसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता, उनसे मैं और मेरी टीम उनको चुनौती देती है, उन वैज्ञानिकों। भारत के वैज्ञानिक प्रोफेसर मदन मोहन बजाज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मेडिफिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे। वो मेरे पास मिलने आए थे। वो जानते हैं डामोर साहब, देखा उनको, 13 में आए थे। उन्होंने, उनका रिसर्च है कि जो पेन वेव्स है, आइंस्टीन नाम से पेन वेव्स, आइंस्टीन, इसका मतलब आइंस्टीन मानते थे, उनके कारण भूकंप आते हैं, सुनामी आती है। मैंने प्रोफेसर बजाज साहब को कहा कि केवल इनके कारण नहीं, बजाज साहब और भी वेव्स होती हैं। कि स्वामी जी वो कौन सी? मैंने, आपने पेन वेव्स अर्थात दर्द की तरह, मैं कहूंगा क्रूरता की वेव्स, हिंसा की वेव्स, द्वेष की वेव्स, कामुकता की वेव्स, ईर्ष्या की वेव्स, शोक की वेव्स। तो उनको आश्चर्य हुआ कि हाँ, फिर तो यह भी होना चाहिए। और इनको नष्ट करने का तरीका प्रेम की वेव्स, करुणा की वेव्स, नम्रता की वेव्स, सत्य की वेव्स। एक बात तो झूठ की वेव्स, झूठ की वेव्स। वेद में लिखा सत्य नो तभिता भूमि सत्य तपते रवि। सत्य पर धरती टिकी और सत्य से सूर्य तपता है। ये साधारण बात नहीं है। झूठ बोलने से आप अनुभव करें कि झूठ बोले तो आपको, आपके मन में कितने विकार पैदा होते हैं। क्या सोचूं, अब क्या कहूं, अब क्या कहूं, बहुत डिस्टॉर्शन होता है मस्तिष्क में, मन में, जो हमें दिखता नहीं है, हर आदमी अनुभव करता है। ये डिस्टॉर्शन केवल दिमाग में नहीं होता, सारे ब्रह्मांड में जो समष्टि मनस्थित उसमें भी होता है। और वो डिस्टॉर्शन सारी प्रकृति को क्षुब्ध कर रहा है। वह भी एक क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण है। और दुर्भाग्य से ये राम राज्य वाला देश 70% मांसाहारी हो गया है और बढ़ता जा रहा है।
गाय पालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पिछले दिनों में खबर आई थी, जयपुर 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन। 1 से 2 गाय पालो तो शहर में। मुर्गी पालेंगे आपको अनुदान मिलेगा, मछली पालेंगे अनुदान मिलेगा, सुअर पालेंगे अनुदान मिलेगा, गाय पालेंगे दंड मिलेगा। ये रामराज क्या हो रहा है? मांसाहार को बढ़ावा दिया जा रहा है और फिर हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो। क्लाइमेट चेंज तो करना चाहते हैं, जनसंख्या कम करना चाहते हैं, जनसंख्या कम होनी चाहिए, पर यह तरीका नहीं है। कोई इस धरती का ठेकेदार नहीं है जो सबको खत्म करे, कुछ राजा बनने के लिए कोशिश करे। अगर कोई करता है तो सारी दुनिया को, लोगों को एक होना चाहिए। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, भारत सरकार की समस्या नहीं है, सारी दुनिया की समस्या है। इसलिए विकास करना चाहते हैं तो वैदिक साइंस के तरीके से विकास क्या हो सकता है, इस पर विचार करना हो। पहले से ज्यादा विकसित नहीं हुए हम, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन विकास क्या होता है। टेक्नोलॉजी भी पहले से ज्यादा नहीं है। ऋषि दयानंद ने जर्मनी के प्रोफेसर वाइज को पत्र लिखे थे। उस समय जरूर साइंस नहीं था, लेकिन उससे पहले बहुत साइंस था और वो साइंस चोरी चला गया, साहित्य चोरी चला गया, नष्ट कर दिया गया। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता कि हम साहित्य को वापिस लाएं। कोई आवाज नहीं आती। क्यों? यूरोप कैसे बढ़ गया 200-300 सालों में? पहले क्या था? जंगली थे बिल्कुल। हमसे चुरा करके हमारे खुदा बन गए और हम भी खुदा मान बैठे, और हमने सोचने का प्रयास भी नहीं किया कि हमें सोचना तो चाहिए कि उनके पास विज्ञान कहां से आ गया, 200-300 साल पहले कहां से पहुंच गया, हमसे पहुंचा है तो हमारी क्या कमियां रही। हमारे ग्रंथों को ले गए तो उनको वापस लाने का प्रयास कर। धन भी लूटा, साहित्य भी लूटा, हम कुछ भी नहीं मांग सकते। फिर भी कहते हैं हम संप्रभु देश हैं, हम शक्तिशाली बन रहे हैं, भारत की ताकत बढ़ रही है, सब देश हमारा सम्मान करते। मुझे तो ऐसा लगता है सम्मान इसलिए हो रहा है जैसे दुकानदार ग्राहक का सम्मान करते। लस्सी लाइए, ये फलां व्यक्ति आए, लस्सी लाइए, दूध लाइए, जलेबी लाइए, खिला पिला के फिर ठगेगा। वही हो रहा है। 140 करोड़ लोगों का नेता है, समझौते होंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसलिए सम्मान हो रहा। मुझे तो ये लगता है, आपको दूसरा लगता हो तो पता नहीं। खैर, बहुत समय हो गया, मैंने भी बहुत समय ले लिया। बोलना था बहुत कुछ, लेकिन ऐसे ही बोल गया। आप सोचिए, आप अगर जीवित रहना चाहते, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अपने कटौती करिए, सुविधाओं में कटौती करिए, और अपव्यय प्रकृति के किसी पदार्थ का मत करिए। कोई होटल में जाएगा तो बहुत नखरे करेगा, ठंड है तो भी एसी चलाएगा। यहां अभी एसी चलाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं जरूरत है तो मत चलाइए। खिड़कियां खोलिए, पंखा चलाइए, पंखा की जरूरत नहीं तो पंखा ही नहीं चलाता। ओढ़ू और पंखा चलाऊं, ये कौन सी बुद्धिमानी? डबल कमर रजाई ओढ़ ऐसी चलाए, पैसा दिया ना, पैसे से बिजली नहीं बनती है, ध्यान रखिए। पानी की बचत करिए, बिजली की बचत करिए, हर वस्तु की बचत करिए। एक बार नेचुरोपैथी में गया, उपचारक मेरे पेट पे मिट्टी लगा रहा था, लाइटें जल रही थी सब, जोधपुर की बात है। मैंने उसको कहा कि ट्यूबलाइट बंद करना, कि क्यों? मैंने बंद करके देख, बंद किया लड़के ने। मैंने, मेरे पेट दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा, तो इसको क्यों जलाया? उसको आश्चर्य हुआ, बिजली हमारी खर्चा हमारा, मैं देख पैसे से बिजली नहीं बनती है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, प्रकृति का दोहन करना पड़ता है, ज्यादा दुरुपयोग मत करो। इतना भी सीख ले तो भी हम कुछ तो बच पाएंगे। परमात्मा की दृष्टि में कम से कम दंड मिलेगा हमको, दंड तो मिलेगा, अपराधी तो हम हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं। कम से कम करिए सदुपयोग और दुरुपयोग की बीच की रेखा बहुत पतली होती है। ये आप स्वयं निर्धारण करें कि क्या हम, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते, कौन सी चीज ऐसी हैं जिसके हम जी तो सकते हैं पर थोड़ी कठिनाई हो सकती है, और कौन सी चीज ऐसी है जिसकी हमारे दिल में कोई उपयोगिता नहीं है। जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, कम से कम वो तो पहले बंद कर दीजिए। आए आत्मनिरीक्षण करें। मैं केवल मनोरंजन के लिए बोलता नहीं, आयोजन भी मनोरंजन के लिए नहीं होता। आयोजन इसलिए होता है कि हम कुछ दिशा लें,
जीवन में कुछ बदलाव करें। ईश्वर भक्ति के जप और तप, जप, माला, यज्ञ, हवन, संध्या, ये ईश्वर भक्ति नहीं है। ईश्वर भक्ति के लक्षण प्रिय विशाल बता रहे थे। ये तो संकेत है। जीवन जीने की कला कैसे जिए, प्रकृति में जो ईश्वर ने हमें दिया उसका कैसे सदुपयोग करें। सुबह स्वामी जी बता रहे थे, सदुपयोग और दुरुपयोग। दुरुपयोग पाप, सदुपयोग पुण्य। आए हम प्रयास करें, बदले। कठिनाई होगी बदलने में, लेकिन अगर आपने आज कठिनाई नहीं सहन की तो भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे बवंडर आएंगे, ऐसे तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे, कोई नहीं बच सकता। जो बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग, एक भी बचने वाला नहीं। धरती पर रहना आया नहीं, चंद्रमा पर जाके रहेंगे, मंगल पर जाके रहेंगे। अपना घर तो साफ नहीं होता, दूसरे घर में जाके रहेंगे। ये कैसी बुद्धिमानी है? चंद्रमा को भी गंदा करो। अभी सुना सूरज का, मैंने ये भी लिखा है, सूर्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, सूर्य से भी बहुत भयानक कुछ घटनाएं घट सकती। पिछले दिनों सारा सूर्य का एक टुकड़ा अलग हो गया। वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि इधर न गिर जाए। मैं सोचता हूं जल्दी गिरे तो ठीक, क्योंकि धरती रहने लायक है ही नहीं। एक साथ समाप्त हो, नई सृष्टि का उदय हो। खंडरों पर नए भवन बने, खंडरों को ढा करके। ये सब खंडर हमने किए हैं। आए विचार करें और कठोर बन करके, अपने प्रति कठोर बन करके अपनी शैली बदलें। ओम शम। निश्चय ही विद्या तब फलीभूत होती है जब व्यक्ति 100% बोलने वाली चीजों को जीवन में ढाल लेता है और जीवन उसी विचारधारा के अनुसार। जब बीज 100% गल जाता है तो निश्चित ही वट वृक्ष बनने की नींव रख दी जाती है। आपका जीवन, आपका जिया हुआ एक एक पल, आपका बोला हुआ एक एक शब्द, जैसे महर्षि दयानंद के पीछे, भाई राजीव दीक्षित के पीछे सैकड़ों, हजारों, लाखों फॉलोअर्स हैं, वो जो कहते हैं अक्षर से मानते हैं, ऐसे ही आचार्य श्री की बातें भी एक एक बात आज इस मीडिया के माध्यम से जहाँ जहाँ देश में विदेश में बैठे हुए हजारों लाखों लोग सुनेंगे और एक एक बात उनके जीवन को पलटेगी। जितना जितना लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर सकेंगे करेंगे। और हमें भी चिंतन करना चाहिए कि आचार्य जी स्वयं जो प्रयास कर रहे हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पर जितना बचा सकते हैं उतना तो बचाएंगे ही, हम स्वयं भी अपने घरों में जितना अभी चिंतन करें कि जितना जहाँ जहाँ जो जो संभव है हम उसको आज से और अभी से अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। वास्तव में आपका आचार्य जी, आपका एक एक शब्द जीवन, एक एक जीवन नहीं, सैकड़ों सैकड़ों, हजारों हजारों जीवन निर्माण के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। आदरणीय आचार्य जी का आशीर्वाद सदैव हमारे सिर पर बना रहे।